हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ज्ञानगंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम पॉलिटी की यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। पॉलिटी के उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं जो एसएससी ने अपने पुराने समय के किसी भी एग्ज़ाम में संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में पूछे हैं। चाहे वो आपका एसएससी जीडी का पेपर हो, चाहे वो आपका एसएससी एमटीएस, चाहे एसएससी सीजीएल, चाहे सीपीओ, सबसे संबंधित हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है और कोशिश कर रहे हैं उन सारे प्रश्नों की जो कि आगे जाके पूछे जाने की संभावना इसके बारे में हो सकती है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की जो विधानसभा होती हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, वहाँ से गठन करने का प्रावधान है वो निम्न कहते हैं किस अनुच्छेद के तहत आता है। ये क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो क्लासेस में मैंने बताया था, उसका लास्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे जाके देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। आज पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है। जो अनुच्छेद 49 है ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ये किसके बारे में हमको बताता है, ठीक है। इसके बारे में हम क्वेश्चन है तो यहाँ पर देखना, ये जो बताता है ऑप्शन आपके पास है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा के बारे का प्रावधान है, या प्राकृतिक महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान है, कारखानों तथा खदानों में बच्चे जो हैं वो 14 वर्ष से कम उम्र के काम नहीं करेंगे, उनके रोजगार पर प्रतिबंध है, या ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, आंसर इसका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर दूसरा बी। अनुच्छेद 49 कहता है कि भारत सरकार ये एक जो भारत संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, उनका एक हिस्सा है नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपको पता है कहाँ से लिए गए हैं। ये लिए गए हमने अडॉप्ट किए हैं कहाँ से, ये ले गए हमने आयरलैंड के संविधान से। तो यहाँ पर बात ये है कि इसमें 49 में ये सरकार को संदेश दिया जा रहा है, उनको आदेश दिया जा रहा है कि आप जो है प्राकृतिक महत्व को समझेंगे और उनकी रक्षा के लिए जो स्मारक हैं, जो पुराने हमारे मोनूमेंट हैं, चाहे वो जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, आमेर का किला है, बहुत सारी चीज़, कोई मंदिर है पुराने समय का, उसका संरक्षण करेंगे। कोई विशेष स्थान है जिसका हमारे इतिहास से कोई ना कोई मतलब रहा है, उसके, या कोई वस्तु है, मान लो जैसे कि महाराणा प्रताप का भाला है, ठीक है, किसी राजा महाराजा के पोशाकें हैं, या उनसे संबंधित कोई भी ऐसी चीज़ हैं जो हमारे इतिहास को दर्शाती हैं, तो उन सब का भारत सरकार या राज्य सरकार क्या करेगी, संरक्षण करेगी। ये कहता है 49 नंबर में, 49 नंबर अनुच्छेद है वो कहता है कि भारत सरकार हो या भारत की राज्य सरकार हो, वो सभी इसके दिशा में काम करेंगी। ये नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा है। मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा कि बताइए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो किस नीति निर्देशक तत्व में। देखिए ये एक मौलिक कर्तव्य भी है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य, ये 11वां कर्तव्य है, ये 86 में संविधान के तहत जुड़ा है। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ नीति निर्देशक तत्व में अगर आपसे पूछा जाए तो 35 के बाद और 51 से पहले उनके बीच में, यानी कि 35 से 51 के बीच में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। ध्यान दें कि आर्टिकल 32 है, यहाँ पर आर्टिकल 32 जो है इसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संविधान की आत्मा और हृदय, जब मैंने मौलिक अधिकार की क्लास जो पढ़ाई थी तो उसमें बहुत ही डिटेल से बताया था कि एक्चुअल में 32 के बारे में, 32 ये बताता है, अपने आप में कोई अधिकार नहीं है, ये बताता है कि किसी भी कंडीशन में अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कोई आपका मौलिक अधिकार आपसे छीन रहा है, तो आप उसके खिलाफ देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट उस कंडीशन में कितने प्रकार की रिट जारी करता है ये मैंने बताई थी, ठीक है। तो आपको बतानी है
कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कितने प्रकार की रिट जारी करेगा। ऑप्शन आपके पास है 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में नीचे दीजिए और मुझे बताइए। मैंने बहुत डीपली इसको पढ़ाया है, ठीक है, मौलिक अधिकार वाली वीडियो क्लासेस में। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाइए और मौलिक अधिकार वाली वीडियो क्लासेस को देखिए। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81-80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए, राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं वो आपको हो सकते हैं 250। राज्यसभा जो है वो 80 मिलेगी और लोकसभा जो है वो मिलेगी आपको 81 में। ध्यान रखना, लोकसभा आपको मिलेगी, वो मिलेगी 81, अनुच्छेद 81 में आपको लोकसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है, और 81 में जो बताया गया है वो बताया गया है राज्यसभा के बारे में। दोनों के ही बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 250 है, लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या जो है वो 552 थी। अब वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो ये जो है वो है 545 थी अभी, लेकिन यहाँ पर चुनाव होते हैं वो मात्र कितने लोगों के होते हैं, 543 से होते हैं टोटल। यहाँ पे पूछे तो ये पूछेगा 552 है यहाँ पे, ठीक है, लोकसभा में। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे कितने लोग बैठते हैं, वो बैठते हैं 543 लोग बैठते हैं, इस पर चुनाव होते हैं। यहाँ पे पहले 545 थे वर्तमान में, लेकिन चुनाव 543 पे होते थे। लेकिन ध्यान रखना, ये दो जो हैं इनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का जो कॉन्सेप्ट था ये आया था 1952 में और ये ख़त्म हो गया 2020 में। यानी कि 1952 में पहली बार एंग्लो इंडियन के 2 लोगों को राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ये अपने विवेक के हिसाब पर इनको नियुक्त कर देते थे। समझ रहे हैं, इनका कोई चुनाव नहीं होता था। एंग्लो इंडियन मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में, एक बार फिर बताता हूँ। एंग्लो इंडियन एक्चुअली में वो लोग होते हैं जो जिनके माता या पिता दोनों में से एक विदेशी या इंग्लैंड ओरिजिन के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं, 245। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो हैं कितने राज्यसभा में, राज्यसभा में अभी जो हैं वो 245 हैं, जिसमें से जो 12 सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र से चुने जाते हैं, चाहे वो शिक्षा से, चाहे वो साहित्य से, चाहे वो खेल से या किसी आर्ट से संबंधित होते हैं। ठीक है, इन 12 को अगर 12 को हम घटा दें यहाँ पे तो हमारे पास जो बचते हैं वो 233 लोग बचते हैं और 233 लोग जो होते हैं इनका होता है यहाँ पर चुनाव। तो आपसे पूछे लोकसभा में कितने लोगों का चुनाव होता है, 543। राज्यसभा में कितने लोगों का चुनाव होता है, 233 लोगों का चुनाव यहाँ पर होता है। तो ये पूछा गया था कि राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्यों की संख्या है। वर्तमान में पूछा था, वर्तमान में है कितने, तो यहाँ पे 245 है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा था वो अधिकतम पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मंत्रिमंडल का होना अनिवार्य है, जिसका जो मुखिया होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 74 वन 34 44 और 21 वन। इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसके बारे में बता दूं, इसका राइट आंसर है वो है पहला 74(1). 74 वन क्या कहता है, 74 वन कहता है कि भाई जो राष्ट्रपति होगा वो अपने विवेक के आधार पर काम नहीं करेगा। देखिए, तो राष्ट्रपति जो होगा वो भारत का सर्वोच्च पद होता है। भारत में सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है राष्ट्रपति। अब सर्वोच्च पद जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये अपने आप में स्वयं से काम नहीं करेगा। इसकी जो शक्ति होती है, ये स्वयं यूज नहीं करेगा, इसकी शक्ति को यूज करेगा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का मतलब है जो देश के मंत्रियों का एक समूह होता है उसको हम बोलते हैं मंत्रिमंडल। चाहे गृह मंत्री हो गया, पेट्रोल मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, ठीक है, शिक्षा मंत्री हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मंत्रिमंडल मिला के ग्रुप बनता है। अब इनके माध्यम से ये राष्ट्रपति की शक्तियों को राष्ट्रपति स्वयं यूज नहीं करेंगे,
वो यूज करेगा, वो कौन करेगा? मंत्रिमंडल करेगा। लेकिन मंत्रिमंडल को कंट्रोल करने के लिए एक इनके पूछ में मुख्य रूप से एक व्यक्ति को बनाया गया जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब होता है मंत्रियों में प्रधान, यानी मंत्रियों का मुख्य जो मंत्री होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। मंत्रियों में सबसे मेन मंत्री जो होगा, सबसे बड़ा मंत्री वो प्रधानमंत्री होगा, उसके अंडर में सारे लोग काम करेंगे। लेकिन इसके पास शक्ति जो आएगी वो कहाँ से आएगी? वो आएगी हमारे भारत के राष्ट्रपति से। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो होता है इसका प्रधान होता है। आपसे पूछता है राष्ट्रपति का सलाहकार कौन होता है? तो सलाहकार भी मंत्रिपरिषद होता, मंत्रिमंडल होता है। लेकिन ये नियम होता है कि कोई भी योजना निकाली जाएगी, बनाई जाएगी, उस पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के होते हैं। लेकिन बनाने वाला कौन है? बनाने वाला यहाँ पे जो है वो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री के आदेश पर। लेकिन ये काम करते हैं राष्ट्रपति के नाम से। अगर जैसे हम मान लो प्रधानमंत्री किसी भी हमारे भारत के किसी भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी समझौता उन देशों के साथ करते हैं, तो समझौते में वो हस्ताक्षर जो करते हैं वो राष्ट्रपति के दूत के रूप में किया करते हैं। वो वहाँ पे बताते हैं कि जो समझौता करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, क्योंकि भारत का जो हेड है वो भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि चुनाव संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव कराता? सीधा सीधा पूछा गया है कि चुनाव आयोग जो है वो किस अनुच्छेद में आता है। तो चुनाव आयोग में पिछले वाले वीडियो में एक बार क्वेश्चन आ चुका है, ये मुझे ध्यान नहीं, शायद सेकंड या फर्स्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 324 में चुनाव आयोग का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताऊं तो इसमें कितने सदस्य होते हैं आपको पता है, मैं बता चुका हूं इससे पहले, एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं। 3 सदस्य यहाँ पे होते हैं। अगर यहाँ से पूछे, एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो आपसे पूछता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में है राजीव कुमार। ध्यान रखेंगे कौन है? राजीव कुमार भारत में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसके बाद 2 और है, एक का नाम है अनूप चंद्र और दूसरों का नाम है अरुण गोयल। ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे भारत के, जब ये चुनाव आयोग बना था उस समय वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन चुनाव आयोग भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि चुनाव आयोग तो ठीक है, चुनाव आयोग करा रहा है, प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी सांसद, प्रधानमंत्री का चुनाव तो नहीं होता, खैर प्रधानमंत्री नहीं, सांसद के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, चुनाव आयोग कराता है। लेकिन जो राज्य पंचायत चुनाव होते हैं तो उनके लिए चुनाव कराता है राज्य चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे कि राज्य चुनाव आयोग का जो गठन है ये कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपको दूंगा 1991, 1992, 1993, 1994। इसमें से आप बताइए कि राज्य चुनाव आयोग जो था उसका गठन भारत में कब किया गया, राज्यों के चुनाव कराने के पर्पस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति संसद के स्थगन पर अध्यादेश पारित कर सकता है? कहने का मतलब है राष्ट्रपति, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब संसद हमारी चलती है, संसद जो होती है, ध्यान दीजिएगा इधर, भारत की संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। एक यहाँ पे होते हैं हमारे राष्ट्रपति, उसके नीचे होती हैं लोकसभा और राज्यसभा, सारे कानून यही लोग बनाते हैं। अब लोकसभा में जब कानून बन रहा होता है तो उसके सत्र होते हैं, ऐसा नहीं होता जब मुंह उठाया जब लोकसभा पहुंच गया और कानून बना दिए, नहीं। लोकसभा में सेशन चलते हैं, सत्र चलते हैं, और लोकसभा राज्यसभा के सत्र होते हैं वो होते हैं 3। ध्यान रखना कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, जिसमें से एक होता है मानसून सत्र, एक होता है आपका बजट सत्र, और एक होता है आपका शीतकालीन सत्र। ये 3 प्रकार के सत्र रहते हैं, शीतकालीन सत्र। अभी शुरू होने वाला है शीतकालीन सत्र।
शायद आज से शुरू हो रहा है। तो नवंबर के महीने या दिसंबर के लास्ट में शुरू होता है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में या नवंबर के लास्ट में शीतकालीन। बजट फरवरी के समय में जब बजट पेश किया जाता है। मानसून जब वर्षा ऋतु के समय। अब इसी समय सारे सदस्य जो होते हैं लोकसभा के, एमपी और राज्यसभा के दोनों उपस्थित होते हैं संसद के अंदर। तब कानून जो बनता है वो इसी समय के बनता है। लेकिन अब क्या हुआ कि इससे संबंधित कानून आपको बनाना है, और कानून जब बनाना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कानून बनाना। लेकिन उस समय भारत का कोई भी सत्र, यानी लोकसभा राज्यसभा का कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उस समय में जब कानून बनाना होगा तो राष्ट्रपति के पास ये अनुच्छेद 123 में अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो अपने हिसाब से एक आदेश पारित कर सकता है। उस आदेश को बोलते हैं अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब यहाँ पे है अध्यक्ष का आदेश। उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करेगा, अपने विवेक के आधार पर लेटर जारी करेगा। उस लेटर पे कौन सा कानून बनना है वो कानून वहाँ पे, और उसके संबंध उस कानून के प्रावधान क्या रहेंगे वो वहाँ पर जारी करेगा। मतलब कानून के नियम क्या होंगे, कैसे होंगे। अब ये कानून जो अनुच्छेद शक्ति, जो इसको शक्ति है अध्यादेश जारी करने की, ये उसी तरह से काम करता है जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक पारित किया जाता, बिल पारित किया जाता है, विधेयक पारित किया जाता है, तब वो अधिनियम बनता है, कानून बनता है। तो सेम ये कानून उसी तरीके से काम करता है। लेकिन यहाँ पे बात ये होती है, ये कानून जो होता है वो मात्र 6 माह के लिए ही मान्य होगा। ऐसा नहीं है ये राष्ट्रपति ने कोई लिख दिया, क्योंकि 6 माह के अंदर कोई ना कोई सत्र आ जाएगा लोकसभा का, ठीक है। जब वो सत्र आएगा, सत्र में फिर से उस पर बहस होगी। अगर वो कानून लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा उस पर सिग्नेचर कर दिए जाते हैं, फिर वो कानून लॉन्ग टर्म के लिए कानून बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो 6 महीने बाद वो कानून जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश के रूप में लाकर शुरू किया था वो कानून खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार जो है ये देता है अनुच्छेद 123 में। अब यहाँ पे एक अनुच्छेद आपको दिख रहा होगा 213। इसमें 213 में जो आपको उल्टा कर दीजिएगा, इसका 2 आगे कर दीजिएगा, 1 पीछे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 213 है, ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है राज्यों के राज्यपाल को। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि देश में जिस प्रकार देश में संसद होता है उसी प्रकार राज्य में भी क्या होता है, विधानमंडल होता है, ठीक। विधानमंडल जिस प्रकार यहाँ पे लोकसभा होती है उस प्रकार यहाँ पे होती है विधानसभा, और जिस प्रकार यहाँ राज्यसभा होती है उसकी तरह होती है विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में, हर राज्यों में नहीं है। विधानसभा में बैठते हैं हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। विधान परिषद में बैठते हैं हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, MLC इसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जो कानून बनाने का वो प्रोसेस है, जिस प्रकार यहाँ पर लोकसभा थी, राज्यसभा थी, अब यहाँ पे लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के ऊपर रहते हैं हमारे राज्यपाल महोदय। जो काम हमारा राष्ट्रपति करता है केंद्र में, वही काम करते हैं यहाँ पे राज्यपाल। अब राज्यपाल, अगर विधानसभा और विधान परिषद इनका भी क्या चलता है, सत्र चलते हैं सेम, जैसे मैंने बताया मानसून, बजट और शीतकालीन के रूप में। अब मान लो यहाँ पे भी कोई कानून बनाना राज्यों के संबंध में, मैंने बताया था 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान की क्या कहती है, जिसके अंतर्गत राज्य भी कुछ विषय दिए गए हैं राज्य के, जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। कुछ विषय हैं केंद्र सरकार यानी संघ कानून बना सकता है। एक है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब यहाँ पे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तब उस सेम कंडीशन होती है ऊपर वाली, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बजट नहीं, मतलब सत्र नहीं चल रहा है, राज्य में कोई कानून बनाना है, तो राज्यपाल महोदय भी अपने तरफ से उन विषयों के ऊपर कानून बना सकते हैं जो राज्य सूची में हैं। तो वो उनको अधिकार दिया जाता है अनुच्छेद 213 के तहत। और ध्यान रखना ये भी अध्यादेश है, ये भी कितने माह तक मान्य रहता है, ये भी 6 माह तक मान्य रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। भारत के संविधान के भाग 4A में यानी कि अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर जोड़ा गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य जो हैं हमने लिए हैं USSR यानी सोवियत संघ के, वर्तमान में रूस रियासत हो जाए। मौलिक कर्तव्य
आपने किससे लिए? USSR यानी कि सोवियत संघ से लिए हैं। इनकी संख्या शुरुआत में 10 थी, लेकिन वर्तमान में हो गई है 11। ये कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए थे। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन नंबर पूछूंगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, कौन सा संविधान में संशोधन हुआ जिसके तहत मौलिक अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया 1976 में। पहला ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है कि इनकी जो समिति बनाई गई थी, कौन सी समिति थी जिसके आधार पर ये मौलिक अधिकार से उसकी सिफारिश पर इनको भारत के संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, ये आपको बताना है। और जो 11वां, ये मैं बता देता हूँ आपको, 11वां संशोधन था, 11वां मौलिक कर्तव्य था, ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। इसको नोट कर लेना, तो ये हुआ था 2002 में। कौन सा ये जुड़ा था? तो ये था अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार ये मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अनुसूचित किया गया है? तो 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं की, अनुसूची 8वीं है। अगर आपसे पूछे भाग कौन सा है भारतीय संविधान भाषाओं संबंध, तो 17। अगर आपसे पूछे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कौन से हैं, तो ये हैं 343 से 351 तक। ये भाषाओं संबंधित अनुच्छेद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कितनी राज्य की, भारत की जो राज्य की भाषा है उनको यहाँ पे जोड़ा गया है, तो उनको जोड़ा गया है, वो जोड़ा गया है कुल हैं 22। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपसे बताऊँ, लास्ट टाइम 2003 में संविधान संशोधन के तहत 4 नई भाषाओं को यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है, वो 4 भाषाओं में 3 मैं बताता हूँ, एक आपको बतानी है। ठीक है, एक थी मैथिली, एक थी संथाली, एक थी डोगरी। 4 भाषा जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली और डोगरी। चौथी कौन सी भाषा थी 2003 में जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? उससे पहले जो भाषाओं की संख्या थी वो 18 थी, उसके बाद 4 जोड़ के कितनी हो गई? 22 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 20A, 14, 18A या फिर 18A या फिर 21। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो बच्चों को फ्री शिक्षा है वो आपका प्रावधान है। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये 3 जगह मिलेगा आपको अनिवार्य शिक्षा। ये आपको मौलिक अधिकार में मिलेगा, ये आपको मौलिक कर्तव्य में भी मिलेगा जो 11वां कर्तव्य है, और ये आपको नीति निर्देशक तत्व में भी मिलेगा। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है आज की क्लास में कि किस नीति निर्देशक तत्व में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये 3 प्रकार का क्वेश्चन है, तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए। तो एक तो मैंने बता दिया, अगर आपसे पूछे मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो मौलिक कर्तव्य है 11वां जो 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। उसके बाद आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में मिलेगा, तो जो मौलिक कर्तव्य है वो 51A में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा है कि किस मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार जो कि आपको मिलेंगे भाग 3 में, तो उसमें कौन सा मिलेगा, तो उसमें मिलेगा ये 21 में। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को यहाँ पर बताता है? देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व के उसके बारे में बताया था मैंने, नीति निर्देशक तत्व जो कि आपको मिलेंगे भाग 4 में, और 35 से 51 तक इनका प्रावधान अनुच्छेद में मिलेगा। तो जो अंतिम 12 अनुच्छेद है 51, इसमें बताया गया है कि राज्य जो होगा भारत का वो शांति बनाए रखेगा, कोशिश करेगा शांति बनाने की, और अपने नागरिकों की सुरक्षा का, और अपने देश के समय में जो भी पर्यटक या जो भी मेहमान या जो भी
घूमने के लिए आ रहा है विदेश से, उसकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है। ठीक है, ये सब में बताता है कि कोई भी देश या हमारा देश जो है भारत या इसका राज्य इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा जिससे कि विश्व लेवल पर अशांति फैले। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा अनुच्छेद नंबर 51 में। ठीक है, ये था आज का क्लास। आज की क्लास कुछ अलग तरीके से हुई, उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होंगे। कैसे साबित होंगे? क्योंकि अगर आप एसएससी के पुराने समय का देखो तो वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन अगर आप 10 साल पुराने क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत चेंजिंग आ चुका है। अगर आप सीधे सीधे तैयारी कर रहे हैं तो सीधे सीधे क्वेश्चन मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन सीधे सीधे जैसी भाषा में दिए गए हैं वैसी ही भाषा में पूछे जाएँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ क्वेश्चन इसी से संबंधित आएंगे और क्वेश्चन जो आएंगे वो इधर से उधर घुमाया गया होगा। बस आपको घूमना नहीं है वहाँ पर, समझ रहे हैं मेरी बात? आपको घूमना नहीं है, आपको बस उसकी बात पहचाननी है कि एक्चुअल में वो क्वेश्चन किस तरीके से घुमाया है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य हो, मौलिक अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, जिसके बारे में अभी तक हम बात कर चुके हैं आज की क्लासों में, आज तक की क्लासों में, तो वो सारी क्लासें से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक्चुअल में आप कुछ भी पूछ ले और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो चेंज हो जाएं या एकदम से उनकी संख्या घट जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बस उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे घुमाया जाएगा। तो मौलिक अधिकार तो आपके लिए समझ लो एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगे। देखिए एसएससी जीडी में मात्र 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जीएस से, और उस जीएस में पॉलिटी के बारे में बताऊं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछेगा तो 4 से 5 बस मैक्सिमम 4 से 5, और उस 4 से 5 क्वेश्चन से संबंधित हमें जो है मिनिमम 2 से कम तो पूछेगा नहीं, 2 तो आप कम से कम मानिए 2, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो उन 4 या 5 क्वेश्चन में आप मानिए आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो आपके अनुच्छेद से संबंधित ही होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे कि अनुच्छेद ही एक बार में कंप्लीट करा दूँ, जिससे कि आपके एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन जो है वो छूटे नहीं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में पूछे हैं वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, जैसे हमें पता पड़ता है कौन सा बच्चा कितनी तैयारी कर रहा है। उम्मीद नहीं तो हमें पता है सारे बच्चे जो है वो क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ने से मतलब ही सभी को नहीं होता है। सिलेक्शन पढ़ते तो हज़ारों बच्चे हैं, लेकिन सिलेक्शन जो होता है कुछ ही % लोगों का, यहाँ पे 1% से भी नीचे का रेशियो है आज के सिलेक्शन रेट का। तो इसका कारण ये है, पढ़ने को तो यूट्यूब पे बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, तो सब ज्ञान तो सबके बस की बात नहीं है, वो अर्पण ले लें। ठीक है, एक से एक अच्छा और विख्यात टीचर वहाँ पर पढ़ा रहा है, लेकिन डिपेंड ही कर रहा है कि बच्चे कितना उस चीज़ को ग्रहण कर पा रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे कल।